लेक्चर्स हमारा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है दैट इज सिंटेक्स ट्री कंस्ट्रक्शन, हाउ द सिंटेक्स ट्री विल बी कंस्ट्रक्टेड। यानी हमने जो इससे पहले जो भी वीडियो में पढ़ा था उसमें हमने ये देखा था कि एस एट्रीब्यूटेड एल एट्रीब्यूटेड ग्रामर क्या होता है और सिंथेसाइज एट्रीब्यूट्स और इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स हम किस तरह से अप्लाई करते हैं और सिमेंटिक रूल्स हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्शन को डिफाइन करने के लिए या उसके एक्चुअल नेचर को जानने के लिए कि वो जो प्रोडक्शन है क्या लिखा हुआ है। तो उसी के कंटिन्यूएशन में हम लोग आज एक एग्जांपल पढ़ेंगे कि जब हम सिंटेक्स टाइप का डेफिनेशन लिखते हैं तो एक अलग तरीके का डेफिनेशन सिंटेक्स ट्री कंस्ट्रक्शन के लिए कैसे होता है। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। सो स्टार्ट ये कंटिन्यू कर रहे देखिए, हम लोग जो देख रहे हैं वो है एक सिंटेक्स ट्री कंस्ट्रक्शन। तो जब हम सिंटेक्स ट्री कंस्ट्रक्शन प्रोसेस में जो बेसिकली यूज होता है वो ऑलरेडी मैंने आपको पहले बता चुका हूं कि सिंटेक्स ट्री और पार्स ट्री क्या होता है। यहाँ हमने एक नया चीज पढ़ा था, एनोटेटेड पार्स ट्री। तो वही चीज अभी देखेंगे कि द यूज ऑफ सिंटेक्स ट्री एज एन इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन अलाउड ट्रांसलेशन टू बी डिकपल्ड फ्रॉम द पार्सिंग। तो इसका मतलब है कि सिंटेक्स ट्री एक तरीके से हमारे पास एक इंटरमीडिएट रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी हेल्प करता है हमारा कि हमारा जो एग्जैक्ट जो कोड होगा या जो एग्जैक्ट ट्रांसलेशन होगा वो कैसे होगा, यानी उसका जो फ्लो है वो कैसे होगा। तो उससे हमको सिंटेक्स ट्री से पता चल जाता है। तो सिंटेक्स ट्री इज ए कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ पार्स ट्री। तो इसका मतलब है जो पार्स ट्री होता है या एनोटेटेड पार्स ट्री होता है वो डिटेल फॉर्म होता है। पार्स ट्री और एनोटेटेड पार्स ट्री में क्या डिफरेंस होता है? पार्स ट्री में होता है कि उसमें हम वैल्यूज को इंक्लूड नहीं करते हैं, सिंपल जो हमारे पास टर्मिनल्स एंड नॉन टर्मिनल्स होते हैं उनका सिंबल, यानी हमारे पास जो ग्रामर्स के सिंबल्स है उसका यूटिलाइज करते हुए हम किसी स्ट्रिंग को शो करते हैं। लेकिन एनोटेटेड पार्स ट्री में क्या होता है, वही चीज पार्स ट्री में जो अप्लाई होता है वही चीज हम एनोटेटेड पार्स ट्री में ले जाते हैं, कैरी फॉरवर्ड करते हैं, बट उसमें हम वैल्यूज को इंक्लूड कर देते हैं, यानी एग्जैक्टली अब उसमें जो कैलकुलेशंस होता है वो दिखने लगता है। बट जो सिंटेक्स ट्री होता है वो एक कंडेंस्ड फॉर्म होता है। कंडेंस्ड फॉर्म मतलब पार्स ट्री डिटेल फॉर्म होता है और वेरी शॉर्ट फॉर्म में हम उसको सिंटेक्स ट्री बोलते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है, जैसे कि प्रोडक्शन हमारे पास है एस प्रोडक्शन इफ बी देन S1 एल्स S2, यानी ये हमारे पास सिंपल सा एक ग्रामर का प्रोडक्शंस लिखा हुआ है, यानी इफ देन एल्स वाला प्रोडक्शन लिखा हुआ है। तो इसको अगर हम इसका पार्स ट्री बनाते हैं तो पार्स ट्री में हमेशा ये ध्यान रखा जाता है, जैसे हम लोग बात करते हैं सिंटेक्स ट्री में ध्यान रखते हैं कि किस तरह से वो होता है। सॉरी, ये आप थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, ये पार्स ट्री नहीं है, पार्स ट्री में ये सिंटेक्स ट्री है और यहाँ पे जो लिखा हुआ है वो पार्स ट्री है। मैं थोड़ा गलत इसको इंटरप्रेट कर दिया, जो लेफ्ट साइड में पार्स ट्री है वो एक्चुअली सिंटेक्स ट्री है और जो सिंटेक्स ट्री है वो पार्स ट्री है। इसको आप एक्सचेंज करके नोट कर लेंगे, यहाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया। तो पार्स ट्री में क्या होता है कि हम हमेशा जो नोड में होता है वो कीवर्ड्स एंड ऑपरेटर्स को रखते हैं और जो लीफ में होता है उसमें हमारे पास जो स्टेटमेंट्स या नॉन टर्मिनल्स या जो टर्मिनल्स होते हैं उसको नोट करते हैं। बट जब हम पार्स ट्री की बात करते हैं, ये जो है ये एक्चुअली पार्स ट्री है। तो पार्स ट्री में क्या होता है कि हम जो सिंबल्स यूज करते हैं तो लीफ नोड में सारी चीजों को हम डिफाइन कर देते हैं, यानी सारी चीजों को हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक आप थोड़ा सा कुछ करेक्शन कर लेंगे, सिंटेक्स ट्री की जगह पार्स ट्री यूज करेंगे और पार्स ट्री की जगह सिंटेक्स ट्री, ये आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो एक चीज आपको समझ में आ गया कि पार्स ट्री में हमेशा सेंटर नोड यानी पैरेंट नोड में हमेशा कीवर्ड्स या ऑपरेटर्स होता है, जो यहाँ लिखा गया है, आप इसको याद रखेंगे। अब आ जाते हैं कि कंस्ट्रक्शन ऑफ द सिंटेक्स ट्री किस तरह से होगा। The construction of a syntax tree for expression is similar to the translation of expression, यानी सिंटेक्स ट्री का कंस्ट्रक्शन वैसा ही है जैसे कि हम एक पोस्ट फिक्स नोटेशन यूज करते हैं। पोस्ट फिक्स नोटेशन मतलब है कि आप लोगों को पता है किस तरह से यहाँ एग्जांपल दे दिया गया है कि यहाँ पे इस तरह से लिखा हुआ एक्सप्रेशन है, इसका पोस्ट फिक्स नोटेशन क्या होगा आप लोगों को पता है। तो कंस्ट्रक्ट जो सब ट्री फॉर द सब एक्सप्रेशन बाय क्रिएटिंग ए नोड फॉर विच ऑपरेटर एंड ऑपरेंड्स। तो इसका मतलब है इसमें हम लोग क्या यूज करते हैं, इसमें हम एक सब एक्सप्रेशन बनाते हैं और उन सब एक्सप्रेशन को हम धीरे 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 जोड़ते रहते हैं, यानी ऑपरेटर का यूज करते हुए हम ऑपरेंड के थ्रू एक सब स्ट्रिंग बनाते हैं। तो यानी कलेक्शन ऑफ ऑपरेटर एंड सब स्ट्रिंग का जो एक सब एक्सप्रेशन होता है उसको हम एक सब ट्री की तरह मानते हुए हम धीरे 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 मेन ट्री को कंस्ट्रक्ट कर देते हैं। द चिल्ड्रन ऑफ एन ऑपरेटर नोड आर द रूट्स ऑफ द नोड रिप्रेजेंटिंग द सब एक्सप्रेशन। इसका मतलब है अगर हम एक छोटे से जो सब एक्सप्रेशन की बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल x प्लस वाई इंटू जेड, तो इसमें हमारे पास जो होता है एक सब एक्सप्रेशन है दैट इज y इंटू जेड। तो इसका मतलब है y इंटू जेड जो होता है एक सब एक्सप्रेशन है, बट इसका एक खुद का रूट होता है, वो रूट होता है इंटू, और
उसका जो लीफ नोड होता है वो है y एंड z, यानी चाइल्ड नोड कहलाता है। तो इसका मतलब है ये एक सब एक्सप्रेशन है और x भी एक सब एक्सप्रेशन है। जब ये सब एक्सप्रेशन और ये सब एक्सप्रेशन आपस में जुड़ते हैं तो यानी दो सब एक्सप्रेशन जो होता है जुड़ते हैं तो एक रूट नोड से जुड़ता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हर एक सब एक्सप्रेशन का अपना एक रूट होता है। तो वही चीज यहाँ बताया कि जो द चिल्ड्रन ऑफ एन ऑपरेटर नोड आर द रूट ऑफ द nodes representing the sub expression of the constructing the operands of that operator। तो इसका मतलब हर एक सब एक्सप्रेशन का या जो होता है उसका एक रूट नोड होता है एज वेल एज उसके चाइल्ड्स होते हैं। और उसी तरह से जब सब एक्सप्रेशन आगे और प्रोपोगेट यानी आगे जब कनेक्ट होता है तो उसका जो एक नोड होता है यानी उसका फिर से एक रूट नोड क्रिएट हो जाता है। तो इस तरह से हम रूट को कन्वर्ट करते हुए एक ट्री बना देते हैं। तो ईच नोड इन ए सिंटेक्स ट्री कैन बी इम्प्लीमेंटेड बाय ए रिकॉर्ड विद ए सेवरल फिट। तो इसका मतलब होता है जब हम लोग रूट बनाते हैं तो डेफिनेटली रूट के दो साइड्स होते हैं, एक लेफ्ट साइड होता है एक राइट साइड होता है। तो इसका मतलब है कि रूट नोड और उसके चाइल्ड नोड को किस तरह से मैनेज किया जाए, उसका स्ट्रक्चर कैसे, डेटा स्ट्रक्चर कैसे मेंटेन किया जाता है। तो उस चीज के लिए हम एक डेटा स्ट्रक्चर यूज करते हैं यानी रिकॉर्ड, जिसको हम लोग बोलते हैं रिकॉर्ड। तो उस रिकॉर्ड के दो पार्ट्स होते हैं, एक्चुअली तीन पार्ट्स होते हैं रिकॉर्ड के। एक ऑपरेटर पार्ट होता है और एज वेल एज उसका एक लेफ्ट पार्ट और एक राइट पार्ट होता है। जैसे ये बताया गया है कि ऑपरेटर नोड यानी एक रिकॉर्ड हो रहा है जिसमें एक ऑपरेटर नोड होता है और उस ऑपरेटर के जो होता है एक फील्ड जो होता है ऑपरेटर जो होता है और दूसरा जो रिमेनिंग टू फील्ड्स होते हैं यानी जो दो फील्ड्स होता है ऑपरेंड्स। एक्चुअली ऑपरेटर के लिए हमेशा दो ऑपरेंड यूज होता है बाइनरी ऑपरेटर के लिए बेसिकली। तो उसमें दो ऑपरेंड्स होते हैं। तो इसका मतलब होता है एक लेफ्ट ऑपरेंड, उसके बाद ऑपरेटर नोड का फील्ड और उसके बाद राइट ऑपरेंड का फील्ड। ये तीन से मिलके एक रिकॉर्ड होता है और ये रिकॉर्ड जो होता है एक किसी भी सिंटेक्स ट्री के जो होता है एक जो भी नोड होता है उसको मेंटेन करता है इन तीन रिकॉर्ड से। तो सिंटेक्स ट्री में जितने भी नोड्स होता है तो हर एक नोड का एक रिकॉर्ड के फॉर्म में स्टोर होता है हर एक नोड। तो अब क्वेश्चन मैंने आपको ये बताया कि हर एक नोड के फॉर्म में ये स्टोर होता है। तो इसका मतलब है हर एक नोड की अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है। जैसे फॉर एग्जांपल मेनली हमारे पास दो तरीके का नोड होता है, एक होता है रूट नोड होता है और एक होता है लीफ नोड। तो रूट नोड के दो पार्ट होते हैं, एक लेफ्ट हैंड साइड होता है और एक राइट हैंड साइड होता है। तो इसीलिए उसके लिए हमारे पास एक फंक्शन होता है एम के नोड नाम से। तो उस एम के नोड में पहला वाला जो फील्ड होता है वो ओपी फील्ड होता है, दूसरा वाला जो फील्ड होता है वो लेफ्ट फील्ड होता है, तीसरा राइट। तो इसका मतलब है तीन फील्ड का एक रिकॉर्ड होता है मेक नोड। यानी ये मेक नोड जो होता है एक तरीके से सब एक्सप्रेशन या एक्सप्रेशन का रूट नोड क्रिएट करता है। सो क्रिएट्स एन ऑपरेटर नोड that with a label of OP and two fields containing the pointer to the left and right। तो आपको समझ में आ गया इजीली कि मेक नोड का काम होता है नोड क्रिएट करना है, यानी उसके दो ब्रांचेस बनेंगे। तो ये अब आ जाते हैं हमारे पास दो तरीके के लीफ नोड होते हैं। एक होता है आइडेंटिफायर बेस्ड लीफ नोड और दूसरा होता है कांस्टेंट बेस्ड यानी न्यूमेरिकल वैल्यू बेस्ड। तो इसके लिए हमारे पास दो तरीके का हम सेम फंक्शन को ओवरलोडेड फॉर्म में यूज करते हैं। एक होता है मेक लीफ जिसमें हम फर्स्ट जो हमारा पैरामीटर होता है आईडी होता है, दूसरा एंट्री। एंट्री का मतलब होता है सिंबल टू टेबल की जो एंट्री होता है। तो देख सकते हैं सो मेक लीफ आईडी कॉमा एंट्री का जो इंफॉर्मेशन है वो है क्रिएट एन आइडेंटिफायर नोड विथ लेबल आईडी एंड फील्ड कंटेनिंग एंट्री। और ये पॉइंटर, एंट्री का मतलब होता है, एंट्री इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इट्स एन पॉइंटर टू द सिंबल टेबल, यानी वो किसी सिंबल टेबल जो हमने क्रिएट किया है उसका एक पर्टिकुलर फील्ड को पॉइंट करता है। यानी यहाँ पे हम डायरेक्ट फिजिकल वैल्यू स्टोर ना करके एक लोकेशन के वैल्यू को स्टोर करते हैं और वो लोकेशन जो होता है सिंबल टेबल का लोकेशन होता है। तो ये पॉइंटर टू द सिंबल टेबल एंट्री फॉर द, तो इसीलिए इसका नाम एंट्री है। तो एंट्री से आपको ये समझ में आ जाएगा कि जब आप एंट्री यूज कर रहे हो तो इसका मतलब है यू आर इंडिकेटिंग द सिंबल टेबल। अब आते हैं मेक लीफ फॉर द कांस्टेंट वैल्यूज। तो इसीलिए उसमें हम आईडी की जगह नम यूज करते हैं और दूसरा होता है वैल। और वैल जैसे यूज करते हैं इसका मतलब होता है यू आर यूजिंग द फिजिकल क्वांटिटी इंस्टेड ऑफ द पॉइंटर। तो पॉइंटर ना यूज करके फिजिकल क्वांटिटी। तो आपको समझ में आ गया कि अगर आपको किसी आइडेंटिफायर को स्टोर करना है या आइडेंटिफायर को रिप्रेजेंट करना है एनोटेटेड पार्स ट्री या पार्स ट्री में, सॉरी एनोटेटेड पार्स ट्री में, तो फिर आप एंट्री का यूज करोगे फॉर द आइडेंटिफायर और कांस्टेंट के लिए आप क्या यूज कर सकते हो, वैल। तो इसीलिए इन फ्यूचर अगर आप कोई भी स्ट्रिंग को एनोटेटेड पार्स ट्री में शो करते हैं तो फिर इन दो चीजों को आप हमेशा ध्यान रखना। अब आ जाते हैं एक सिंपल सा एक्सप्रेशन है जैसे a-4 प्लस सी। तो इसमें दो आइडेंटिफायर यूज हुआ a एंड c एंड एक होता है न्यूमेरिकल वैल्यू यूज द 4। तो इसका मतलब है इन दोनों के लिए
अलग अलग हमारे पास मेक लिफ यूज होगा और लेकिन नोड ये होगा। अब लेकिन प्रोसेस ये आता है कि हम इसको कैसे करेंगे। तो बॉडमास रूल के हिसाब से अगर आप देखते हैं तो आपको ये पता चल जाता है डेरिवेशन से कि ये लेफ्ट टू राइट डेरिवेशन होगा। तो इसका मतलब है a माइनस फोर पहले होगा और उसके बाद फोर प्लस सी, जो भी उसका रिजल्ट आएगा उसका रिजल्ट वहां होगा। आप इसको जैसे भी कर सकते हैं, इसको आप कर सकते हैं। तो बॉडमास रूल के हिसाब से चलना है। तो जब आप इसको बॉडमास रूल के हिसाब से चलेंगे तो सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, जो भी आपका आइडेंटिफायर है ए, तो इसका मतलब है आपने यहाँ लिखा है एंट्री ए। एंट्री ए का मतलब ये इंडिकेट कर रहा है, यानी एक एक्चुअली ये जब आप कोई भी चीज बताते हो तो उसमें एक इंफॉर्मेशन होना चाहिए। तो वहां हमने अभी प्रीवियस में देखा कि इसमें एंट्री होता है, ए कहीं नहीं लिखा है, बी कहीं नहीं लिखा है, लेकिन ये अपने सहूलियत के लिए हमने इसको ऐसा लिखा हुआ है एंट्री ए और एंट्री बी। तो ये आपको पहचान के लिए लिखा गया है, नहीं तो आप सिंपल सा पहला आइडेंटिफायर यूज कर रहे हैं तो उसका नाम के साथ उसको आइडेंटिफायर कर। तो पहला आपने लीफ बना लिया, उसका पॉइंटर, तो मेक लीफ एंड मेक नोड जो होता है, हमेशा एक चीज ध्यान रखेंगे, ये जो तीन टाइप के फंक्शन है ये ऑलवेज एक पॉइंटर रिटर्न करता है। तो ये पॉइंटर लोकेशन को हम मेंटेन करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंटर जैसे P1, तो इसीलिए इसका इंडिकेशन P से किया गया है। तो P1 जो होता है सबसे पहला पॉइंटर, यानी फर्स्ट जो आपका आइडेंटिफायर ए बना है उसका एक पॉइंटर लोकेशन उसको मिल गया। उसी तरह से सेकंड हमने लीफ बनाया है न्यूमेरिकल वैल्यूज के बेस पर है, तो इसलिए सेकंड टाइप, जो सेकंड हमारे पास फंक्शन टाइप दिया हुआ है जिसमें फर्स्ट पैरामीटर जो होता है न्यूमेरिक होता है और दूसरा पैरामीटर हमने डायरेक्ट वैल्यू 4 को यूज किया। इसके बाद जब ये दोनों लीफ बन गया है तो इसका मतलब है कि एसोसिएटिव रूल के हिसाब से लेफ्ट टू राइट हम प्रोपोगेट कर रहे हैं, यानी बॉटमस रूल को फॉलो करते हुए। तो हम अब एक पॉइंटर बनाएंगे। जब हमने ये पॉइंटर बनाया है तो ये पॉइंटर को बेस करके, जैसे ही हमने एक पॉइंटर बनाया है इसमें आप देख सकते हैं, तो ये सॉरी एक नोड बनाया है, तो इस नोड का यूज करते हुए हमने दोनों पॉइंटर का यूज किया, P1 एंड P2, जो A और 4 क्रिएट हुआ था उसको यूज किया है, यानी एक नोड बनाने के लिए, यानी एक सब स्ट्रिंग का नोड। सब स्ट्रिंग यहाँ क्या है, A माइनस फोर आपका सब स्ट्रिंग है। सो दैट सब स्ट्रिंग नोड इज एक्चुअली ए रूट नोड। उसके लिए हमने माइनस साइन से एक रूट नोड क्रिएट किया है, उसका पॉइंटर P3 है। अब ये हमारे पास एक स्टोर है, यानी अब हम नया वाला लीफ बनाएंगे, एक सी के लिए बनाए। अब क्वेश्चन आता है कि P3 और P4 इसको मिला के हम जो होता है P5 क्रिएट करेंगे। तो ये चीज आपको समझ में आ रहा है कि किस तरह से हो रहा है। सो आप इसको एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए कि क्या चीज मैंने बोला, थोड़ा सा आप ध्यान क्लियर कर लीजिए इसको। ओके फाइन, तो ये हो गया। अब आ जाते हैं कि इसको समझने की कोशिश करते हैं कि डायग्राम से। डायग्राम बहुत इजी है, आप जैसे पहले भी डेटा स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि हम ट्री कैसे बनाते हैं, तो उस तरह से यहाँ डायग्राम शो किया गया है। जैसे पहला फील्ड है, ये नहीं, ये टॉप रूट है, यानी ये एक्चुअल रूट है, और बाकी जो भी रूट है वो एक इंटरमीडिएट रूट है, तो यानी सब एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हमने क्या बनाया था, एक ही एंट्री। यहाँ पे देखिए कि हमने यहाँ पे जो सेकंड फील्ड बताया है वो एक पॉइंटर के थ्रू बताया है, टू एंट्री ऑफ ए। इसका मतलब ये पॉइंटर टू द सिंबल टेबल है, इस तरह से इंडिकेट किया जाता है। और दूसरा जो होता है हमने आईडी, यानी ये ए जो है वो आईडी के लिए है, तो इसलिए ये आईडी यहाँ यूज किया है। लेकिन यहाँ पर से आपको पता चल रहा है कि एक के लिए आइडेंटिफायर यूज किया गया। उसके बाद हमने ये क्रिएट किया तो उसको ऐसा लिखा। और न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए हमने ऐसे क्रिएट किया, तो न्यूमेरिकल वैल्यू के लिए कोई पॉइंटर टू द सिंबल टेबल नहीं होता, ये सीधा सीधा वैल्यू आप असाइन करते हो, यानी मेमोरी लोकेशन का वैल्यू है। और उसके बाद ये हमारे पास एक नोड है और ये हमारे पास नोड है। इन दोनों नोड यानी एक तरीके से मेमोरी लोकेशन है, पॉइंटर है। तो इन दोनों मेमोरी लोकेशन, यानी ये हमारा P3 हो गया, ये हमारा P4 हो गया, इन दोनों से मिला के हमने P5 बना लिया। तो ये इजीली आपको समझ में आ रहा है। अब जाते हैं नेक्स्ट, बहुत सिंपल से एग्जांपल है। यहाँ पे बताया गया है कि हम मेन हमारा जो पॉइंट था सिंटेक्स ट्री क्रिएट करना के पोस्टफिक्स नोटेशन कैसे। तो हमने सिंटेक्स ट्री तो देख लिया कैसे बनाते हैं। अब जाते हैं कि सपोज आपको ऐसा बोला जाता है कि आप एक ऐसा ग्रामर लिखो जिसके साथ ऐसे रूल्स को एसोसिएट करो जो ये बताए कि किसी भी जो स्ट्रिंग है, यानी जो भी ग्रामर है, उसके बेस पर उसका पोस्टफिक्स कैसे बनेगा। तो हमने यहाँ देखा है कि किस तरह से ये काम करता है। तो ये जैसे हमारा सिंपल ग्रामर दिया हुआ है, तो इसका पोस्ट फिक्स फॉर्म, यानी ये अगर हमारा इंपुट हुआ, यानी ये अगर हमारा पास इंपुट हुआ तो किस तरह से ये ट्रीट होता है। तो इसका मतलब है कि हम ये देख रहे हैं कि सिंटेक्स ट्री में किस तरह से होगा। तो अब देखिए यहाँ हम लोग पढ़ रहे हैं कि सिंटेक्स ट्री में मेक नोड का यूज और मेक लिफ का यूज करते हुए अगर हम रूल्स बनाते हैं, तो देखिए इससे पहले मैंने आपको रूल्स बनाना बताया था, तो कि यहाँ पे जो सिमेंटिक रूल्स थे वो डिफरेंट थे। अब देखिए यहाँ पे सिमेंटिक्स रूल्स डिफरेंट है, तो इसका मतलब है, मैंने पहले भी बताया था कि जो भी सिंटेक्स का डेफिनेशन होता है उसको आप अकॉर्डिंग टू योर सॉल्यूशन
यू कैन राइट योर ओन सेमेंटिक रूल्स। आप चेंज कर सकते हो, जैसे मन करता है आप उसको चेंज कर सकते हो। इसके बाद हम लोग देखेंगे पोस्ट फिक्स के लिए कैसे लिखा जाता है उसको। तो यहाँ पे देखते हैं कि जो सिंटेक्स ट्री हमने अभी बनाना देखा था, यानी ये जो हमने सिंटेक्स ट्री देखा था, ये जो सिंटेक्स ट्री देखा था, ये जो सिंटेक्स ट्री देखा था, तो इस सिंटेक्स ट्री को बेस करते हुए, यानी हमारे पास जो ये फंक्शंस थे, इस फंक्शन को बेस करते हुए इस सिंटेक्स ट्री को हमने जो बनाया, इसी प्रोसेस को अगर हम सिमेंटिक रूल्स के थ्रू देखना चाहते हैं तो कैसे देखेंगे। तो सेम एज यहाँ पर लिखा गया है, आप देख सकते हैं वही चीज हमने जो लिखा है वही चीज यहाँ डिफाइन किया गया है। ई डॉट एन पॉइंटर, यानी हम पॉइंटर का यूज कर रहे हैं और मेक नोड यूज करके। तो ये देख सकते हैं कि हर एक प्रोडक्शन के सामने हमने उसका सिमेंटिक रूल्स डिफरेंट टाइप से लिख दिया है। अब देखिए यहाँ पे हमने कैसे लिखा है, मेक लिव आईडी कॉमा आईडी डॉट एंट्री। तो इसका मतलब है जब भी आप आइडेंटिफायर के लिए कोई चीज एंट्री करोगे या उसका सिमेंटिक रूल लिखोगे तो उसमें आईडी डॉट एंट्री लिखना नहीं भूलिएगा। और सपोज को न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए यूज करते हो तो नम डॉट वैल्यू यूज करेंगे। तो कई लोगों को यही प्रॉब्लम आता है कि हम कई लोग पूछते भी है कि हम जब पास ट्री बनाते हैं तो उसमें आईडी डॉट आइडेंटिफायर के लिए कैसे लिखे और एनोटेटेड पास ट्री में बेसिकली आइडेंटिफायर के लिए कैसे लिखे और नम वैल्यू के लिए कैसे लिखे। तो आपको समझ में आ गया होगा कि आईडी के लिए जो होता है आईडी डॉट एंट्री और नम के लिए हमारे पास जो होता है नम डॉट वैल्यू यूज करते हैं। तो यहाँ पे दोनों चीजें साथ दिखाई गई है। एक तो होता है इसका पार्स ट्री दिखाया गया है, यानी एनोटेटेड पार्स ट्री दिखाया गया है जो डॉटेड जो लाइन है उससे रिप्रेजेंट किया गया है। और दूसरा जो होता है, मैंने अभी जो प्रीवियस स्लाइड में आपको बताया था कि इसकी जो रिकॉर्ड्स है कैसे स्टोर होता है, तो दोनों को साथ में रख के दिखाया गया है जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा कि हो कैसे रहा है। तो दोनों अलग अलग चीजें हैं। यहाँ पे आप ध्यान देंगे कि ये जो डैश लाइन है, ये डैश लाइन ये बता रहा है कि इस पर्टिकुलर की एंट्री के लिए हम ये प्रोसेस करें, यानी ये हमारा फील्ड है। तो यानी ये कोई पॉइंटर नहीं है, ये पॉइंटर नहीं समझेंगे इसको। इसको आप ऐसा समझेंगे कि इस पर्टिकुलर जो आपके पास है इंफॉर्मेशन, उसकी एंट्री हम यहाँ कैसे कर रहे हैं, यानी ये जो रिटर्न कर रहा है वो इसमें स्टोर हो रहा है। ऐसा आपको इसको समझना है। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब जाते हैं एट्रीब्यूटेड ग्रामर फॉर अ पोस्ट फिक्स्ड नोटेशन। तो पोस्ट फिक्स नोटेशन के लिए कैसे होगा, तो देखिए बहुत सिंपल सा है। यहाँ पे हम यूज किए हैं कि E1 डॉट टी, हमने इसको एक नाम नया नाम दिया क्योंकि यहाँ पे पॉइंटर लोकेशन यूज नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम पीटीआर यूज नहीं करेंगे। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि कौन सा एट्रीब्यूट का नाम कैसा होना चाहिए। अगर आपने एट्रीब्यूट का नाम गलत तरीके से दे दिया तो लोग उसको गलत सोचने लगेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली जब आप डिफाइन कर रहे हो तो ऐसा कुछ डिफाइन कीजिए कि वो अलग हो। तो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं पोस्ट फिक्स नोटेशन, तो इसका मतलब है एक और हमने सिंथेसाइज एट्रीब्यूट यूज हुआ, क्योंकि देखिए इस पर्टिकुलर ग्रामर में कहीं भी कोई भी इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स नहीं हुआ। तो इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल आप ये बोल सकते हो कि जो ये एट्रीब्यूटेड ग्रामर है ये एस एट्रीब्यूटेड ग्रामर है। फर्स्ट थिंग इज क्लियर है दैट। अब हमारे पास क्वेश्चन आता है कि हाउ टू मेक दिस पर्टिकुलर प्रोडक्शन टू गिव एन आउटपुट एज ए पोस्टफिक्स। तो इसके लिए इसका मतलब इसको सिमेंटिक रूल्स कैसे डिफाइन करें।